प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पावर सिस्टम सेकेंड में सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन वोल्टेज में ट्रांसमिशन के लिए हम वोल्टेज का चुनाव किस प्रकार से करते हैं उसकी आज हम बात करेंगे। ये ट्रांसमिशन लाइन में आप जानते हैं कि ट्रांसमिशन हम 33 केवी से लेके 765 केवी तक करते हैं। तो हम ट्रांसमिशन के जो वोल्टेज का चुनाव है वो चुनाव किस तरीके से करें कि हमारा जो ट्रांसमिशन है वो एफिशिएंट रहे, हमारा जो ट्रांसमिशन है वो सस्ता रहे, हमारा जो ट्रांसमिशन है उसमें वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम हो। इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि ट्रांसमिशन अच्छे से हो, ट्रांसमिशन उच्च गुणवत्ता के साथ हो, गुणवत्ता में उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा रहे, उसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा रहे, उसमें जो कॉस्ट है वो कॉस्ट मिनिमम आए। इसको सेलेक्ट करने के लिए हम ट्रांसमिशन वोल्टेज का चुनाव किस प्रकार से करते हैं आज उसकी हम बात करते हैं। तो पहला हम जो बात कर रहे हैं वो मान लीजिए 3 फेज़ सिस्टम है। इस 3 फेज़ सिस्टम में हमने वोल्टेज तीनों जो वोल्टेज हैं उनको आर वाई बी से दिखा रखा है और ये न्यूट्रल है। तो इनके बीच में हमने माना है कि जो पावर जो है वो पी वाट, एक फेज़ में पी वाट पावर डिलीवर होती है और इसका वोल्टेज है वो वी वोल्ट है और पावर फैक्टर इसका कॉस फाई है। तो अगर प्रति फेज़ उसका वोल्ट पावर पी है तो जो करंट होगा उस करंट का वैल्यू आएगा वो आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी कॉस फाई होगा। ये करंट की वैल्यू के बराबर करंट की वैल्यू आएगी। और उसके बाद हम आगे चलें तो जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, उसका फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। इट इज़ रो एल अपॉन ए। रो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्स से प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और उसके मटेरियल के प्रोपोर्शनल होता है। जैसा मटेरियल होगा वैसे उसका रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ ये बातें हमने देख ली है। उसके बाद जैसे हम करंट की बात करते हैं आगे, अब इसमें पावर लॉस की बात करें तो पावर लॉस क्या होगा? पावर लॉस डब्ल्यू आई स्क्वायर आर के बराबर होगा। आई हम निकाल चुके हैं, आई पी अपॉन वी कोस फाई है। तो हमने इसमें अगर हमने वैल्यू प्लेस करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई अपॉन आर जो है वो आर रो एल अपॉन ए था। हमने इसको यहाँ प्लेस कर दिया। हम जानते हैं कि जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी को हम परिभाषित करें किसी भी कंडक्टर में तो क्या होगी? करंट डेंसिटी, करंट उस कंडक्टर में करंट डिवाइडेड बाई एरिया उसके बराबर होगी। तो जो करंट डेंसिटी है उस करंट डेंसिटी को हमने परिभाषित किया हुआ है कि करंट डेंसिटी इज आई अपॉन ए। तो इस प्रकार से जो अगर एरिया हम निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा आई अपॉन करंट डेंसिटी। और आई अपॉन करंट डेंसिटी के यहाँ हम लिख देंगे तो इसमें आई की वैल्यू हम लिख देंगे पी अपॉन वी कॉस फाई अपॉन इंटू डेल्टा। ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अब इस वैल्यू में हम जो ए की वैल्यू है वो ए की वैल्यू फार्मूला नंबर जो इसके पहले का जो स्लाइड थी उस इक्वेशन नंबर 3 में से हम इसमें वैल्यू प्लेस कर देंगे ए की। तो ए की जो वैल्यू हम रखेंगे तो डब्ल्यू का जो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, ए की वैल्यू जो डब्ल्यू का फॉर्मूला था वो पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई अपॉन रो एल अपॉन ए इंटू वी कोस फाई डेल अपॉन पी। और इस प्रकार से ये हो जाएगा पी रो एल डेल अपॉन वी कोस फाई। ये हमारा उसमें जो पावर लॉस होगा डब्ल्यू वो ये हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलें तो आगे हम बात करते हैं अब इफ़िशियंसी की कि इफ़िशियंसी क्या होती है। इफ़िशियंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, अगर इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे तो 100% हो जाएगी, लेकिन फिलहाल इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। और इसको हम लिख सकते हैं आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेज। यानी इनपुट क्या होता है? इनपुट पावर जो होती है वो आउटपुट प्लस लॉसेज के बराबर ही होती है। तो हमने जो इनपुट को आउटपुट की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि आउटपुट हम पहले ही मान चुके हैं कि हमने जिस कैलकुलेशन में हमने आउटपुट जो पावर है या जिस पावर को एक फेज़ कैरी कर रहा है, एक फेज़ ट्रांसफ़र कर रहा है, एक फेज़ ट्रांसमिट कर रहा है वो पी है। तो हमने पी अपॉन पी प्लस जो लॉसेस था जिसको हमने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट किया था,
पी रो एल डेल अपॉन वी कोस फाई, और यहाँ से अगर हम पी कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/1 प्लस रो एल डेल अपॉन वी कोस फाई। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस रो एल डेल अपॉन वी कोस फाई ब्रैकेट में इनवर्स पावर 1। इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी कि एफिशिएंसी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वली, क्योंकि बाकी की टर्म इतनी छोटी हो जाती है कि हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस रो एल डेल अपॉन वी कॉस फाई। इस फॉर्मूले के देखने से हमारे को एक बात बहुत स्पष्ट रूप से लगती है कि इफ़िशियंसी, ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी डिपेंड करते हैं, यानी 1, अब इसको अगर मैं 100% में कन्वर्ट कर दूंगा तो पूरी टर्म 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यानी ये जो नेगेटिव टर्म है 1 माइनस जो टर्म है, ये जितना बड़ा होगा एफिशिएंसी उतनी कम होगी, ये टर्म जितना छोटा होगा एफिशिएंसी उतना ही छोटी होगी। यानी एफिशिएंसी डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर, लेंथ ज़्यादा होगी एफिशिएंसी कम होगी, लेंथ कम होगी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, रो रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी एफिशिएंसी कम होगी, रेसिस्टिविटी कम होगी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और उसके बाद नीचे आता है वी कोस फाई, यानी अब ये नीचे चला गया, इसका मतलब अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये नेगेटिव पोर्शन छोटा हो जाएगा, यानी जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम वोल्टेज होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम होगी। इसी प्रकार से पावर फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। पावर यानी जो अंश और हर की अगर बात करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ये नेगेटिव पोर्शन उतना ही छोटा हो जाएगा। तो हम बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ट्रांसमिशन वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ट्रांसमिशन वोल्टेज जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए एफिशिएंसी कम होगी। और साथ में कोस फाई जब हमने बात की थी शुरू में, तब हमने देखा था कि जो डीसी है उस डीसी को हम प्रेफर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ कोस फाई ज़ीरो होता है, यूनिटी होता है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही पोर्शन छोटा होगा, और कोस फाई जितना कम होगा यूनिटी से जितना दूर होगा उतना ही ये नेगेटिव टर्म बड़ी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो होगा वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ के बराबर होगा। हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है और उसकी लेंथ पता है। एक कंडक्टर होगा तो हम एक के लिए निकाल लेंगे, दो होंगे तो दो के लिए निकाल लेंगे, तीन होगा तो तीन के निकाल लेंगे। पर जनरल फॉर्मूला है कि किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल के बराबर होता है, जिसको हम 2πRL भी लिखते थे। तो यहाँ हमने ए की वैल्यू इस पर प्लेस कर दी। हमें पता है, हमने पिछले फॉर्मूले में देखा था कि ए इज़ पी अपॉन डेल वी कोस फाई इंटू एल, ये वॉल्यूम होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल फ्रॉम इक्वेशन 5, 5 नंबर जो इक्वेशन थी पिछले उसमें हमने देखी, तो उसमें से अगर हम डेल की वैल्यू रख देंगे तो वॉल्यूम यहाँ ये फॉर्म आ जाएगी। और वॉल्यूम जो हो जाएगा कंडक्टर का, वो कंडक्टर का वॉल्यूम पी स्क्वायर एल स्क्वायर रो अपॉन डब्ल्यू वी स्क्वायर कोस फाई। चूँकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम कांस्टेंट पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि हम जब भी कंपैरिजन करेंगे वॉल्यूम के बेस पे, कंडक्टर की कॉस्ट के बेस पे, तो हम कंपैरिजन करेंगे केवल सेम पैरामीटर्स पे। अगर हमने पैरामीटर को बदल दिया तो फिर किसी प्रकार का कंपैरिजन, यानी सेम पावर, सेम डिस्टेंस और सेम लॉसेस पर अगर हम बात करें, यानी लॉसेस भी हम उतना ही रखना चाहें, तब हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ हमने पी चूँकि कॉन्स्टेंट है, लेंथ कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम हमने देख लिया कि जितनी ज़्यादा पावर होगी वॉल्यूम बढ़ेगा, पावर जितनी ज़्यादा होगी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, रेसिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है, नॉट स्क्वायर। डब्ल्यू लॉसेज जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना कम होगा। और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ वी स्क्वायर है, यानी वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। यानी जो हम कंडक्टर काम में ले रहे हैं ट्रांसमिशन में, उस कंडक्टर का वॉल्यूम होगा ज़्यादा तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, वॉल्यूम कम होगा तो कॉस्ट भी कम आएगी। तो उसका जो वॉल्यूम होगी या कॉस्ट होगी वो कॉस्ट अप्लाइड वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस फॉर्मूले के कारण, इस फॉर्मूले की वजह से हम चाहते हैं, इसके पहले भी हमने जब एफिशिएंसी की बात की थी तब भी हमने पाया कि अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी अच्छी होगी, वोल्टेज कम होगा तो एफिशिएंसी कम होगी। अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है तो कंडक्टर का वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट हमारे कम रहता है, कंडक्टर की कॉस्ट कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम होता है तो कंडक्टर का रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ जाता है और उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है।
कॉस्ट बढ़ जाती है तो ट्रांसमिशन की हमारी इफेक्टिवली कॉस्ट बढ़ जाती है। जो हम उपभोक्ता को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का जो हमारा संकल्प है, हमारा जो प्रयास है, हमारी जो कोशिश है, उस कोशिश को वो प्रभावित करती है और उससे हम बिजली की कॉस्ट को कम नहीं कर पाते। तो यहाँ हमने देखा कि जो कंडक्टर का वॉल्यूम है, वो कंडक्टर का वॉल्यूम और इफ़िशियंसी दोनों वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये हमने देख लिया, कंडक्टर की वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो स्क्वायर इन वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इफ़िशियंसी की हम बात करें तो इफ़िशियंसी में भी हमने देखा है कि इसका जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में आता है, कम आता है, वो डिनोमिनेटर में होता है, यानी हर में होता है। जितनी जितनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी उतना ही ट्रांसमिशन की इफ़िशियंसी बढ़ती चली जाएगी। अब हम इसके आधार पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमने अभी डेरिवेशन पढ़ा है उसके आधार पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो एडवांटेज है हायर वोल्टेज को अडॉप्ट करने के पीछे, हमारी एडवांटेज है वो क्या है कि साइज़ ऑफ कंडक्टर घट जाएगी, कंडक्टर की साइज़ घट जाएगी तो कंडक्टर की कॉस्ट घट जाएगी, लाइन लॉसेज कम हो जाएंगे। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो जो लाइन में लॉसेज होते हैं I2R लॉस वो कम हो जाएंगे, लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे, लाइन का करंट कम हो जाएगा और इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। ये दोनों ये सारी बातें अभी पिछले उसमें हमने देख लिया है। और बेटर वोल्टेज रेगुलेशन हमारे को प्राप्त होगा। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब हमारे को रिसीविंग एंड पे और सेंडिंग एंड के वोल्टेज के बीच में डिफरेंस कम होगा, या रिसीविंग एंड ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझे वोल्टेज रेगुलेशन को हम परिभाषित करते हैं। पिछले सेकेंड ईयर में आपने ट्रांसफार्मर के समय भी इसको परिभाषित किया था कि चेंज इन परसेंटेज टर्मिनल वोल्टेज व्हेन फुल लोड इज थ्रोन ऑफ, यानी उसके टर्मिनल वोल्टेज में के पूरे भार को हटा देने पे उसके जो टर्मिनल वोल्टेज में प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको हम वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। तो अगर उसमें करंट कम रहता है, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, और वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो हमारे को भार और अभार की स्थिति में टर्मिनल वोल्टेज जो होगा हमारे को प्राप्त होता है उसमें हमारे को परिवर्तन कंपैरेटिवली कम मिलेगा। ये हमारे को हायर वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए सेलेक्ट करने के लिए एडवांटेज है। लेकिन अब हमारे पास प्रश्न आता है कि हम हायर वोल्टेज कितना सेलेक्ट करें। हम चाहते हैं लगातार बढ़ाते जाएं। हमने कहा कि भाई हम ट्रांसमिशन 132 पे भी करते हैं, हम 220 पे भी करते हैं, हम 400 पे भी करते हैं, हम 765 पे भी करते हैं, और हम तो और भी उड़ाना चाहते हैं। लेकिन हमने पाया है कि जैसे जैसे हम ट्रांसमिशन की वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कंडक्टर की कॉस्ट कम होती है, ये एक फ़ायदा होता है। लॉसेज कम होते हैं, ये दूसरा फ़ायदा होता है। लॉसेज कम होने से एफिशिएंसी होती अच्छी होती है और वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा रहता है। किंतु मटेरियल के रूप में, अन्य चीज़ों के रूप में हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, और वो कॉस्ट जो बढ़ती है, जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारे को जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसको इंसुलेशन का लेवल बढ़ेगा। हम अगर उसको 400 केवी तक स्टेप अप करते हैं तो ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन लेवल हाई चाहिए, और अगर हम 765 केवी तक करते हैं तो और हाई चाहिए, यानी ट्रांसफार्मर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। स्विच गियर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी सर्किट ब्रेकर है, रिले हैं, सीटी है, पीटी है, इन सब की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हम हायर वोल्टेज पे काम करते हैं तो हमारे को जो डिवाइसेस काम में लेंगे वो डिवाइसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी बनानी पड़ेगी, ज़्यादा महंगी बनेगी, क्योंकि हम हायर वोल्टेज को हैंडल कर रहे हैं। सिमिलरली लाइटनिंग अरेस्टर है, वो लाइटनिंग अरेस्टर की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंसुलेटर की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण हमारे को कंडक्टर की ग्राउंड से क्लियर, हम ट्रांसमिशन लाइन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हमारी कंडक्टर की ग्राउंड के साथ जो क्लियरेंस है, वो ग्राउंड के साथ जो क्लियरेंस है वो बढ़ानी पड़ेगी। और ग्राउंड की क्लियरेंस अगर बढ़ानी पड़ेगी तो हमारे को जो पोल है या टावर है या सपोर्ट है, उस सपोर्ट की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। अगर हाइट बढ़ानी पड़ेगी तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ानी पड़ेंगी तो हमारे को उसकी हाइट बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, यानी टावर की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और हायर वोल्टेज की लाइन को कमीशन करने में, कमीशन में या इरेक्शन में भी हमारी कॉस्ट बढ़ती, क्योंकि जितना पोल की हाइट बढ़ती उतना ही हमारे को थोड़ा सा अधिक लेबर और अधिक बड़े मैकेनिकल और मशीनरी सेटअप की आवश्यकता पड़ती है, इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमने ये पाया है कि अगर हम इफ़िशियंसी, वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज प्रोफाइल के सेंस में अगर बात करें, वोल्टेज ड्रॉप के सेंस में हम बात करें, तो हमारे को जितना ज़्यादा वोल्टेज हम रखें उतना हमारे को फ़ायदा है। लेकिन कुछ फैक्टर्स और भी हैं जो हमारे को अधिक वोल्टेज रखने में रोकते हैं या रखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसके कारण हमने, अगर हम उसकी कॉस्ट के बीच में और ट्रांसमिशन वोल्टेज के बीच में हम अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इस प्रकार का आता है। यानी अगर हम इसमें वर्टिकल एक्सिस पे या
ऑर्डिनेट पे अगर हम इसकी आउटपुट कैपिटल कॉस्ट की बात करें और हॉरिजेंटल उस पर अगर वोल्टेज यानी वोल्टेज और कॉस्ट में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमने देखा है कि शुरू में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी कॉस्ट कम होती जाएगी, लेकिन एक बिंदु आता है जो अपने यहाँ इसमें ए बिंदु से दिखा रखा, उसके बाद जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं उसकी कॉस्ट अगेन बढ़ती चली जाएगी। यानी ये निरंतर सत्य नहीं है कि हम वोल्टेज जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही हमारी ट्रांसमिशन की कॉस्ट कम हो जाएगी, उतना ही हमारी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, या उतना ही हमारा वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हो जाएगा, या उतना हमारी कंडक्टर की कॉस्ट कम हो जाएगी। एक सर्टेन उसके बाद अगेन ये बढ़ने लग जाता है, और बढ़ने के कारण हम एक कंप्रोमाइज़ करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला हम निकालते हैं, और वो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो इसके कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम एम्पिरिकल फार्मूला जो सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट इस सूत्र के आधार पर करते हैं, जिसमें कि ट्रांसमिशन वोल्टेज हम केवी में मानते हैं, केवी में आएगा। इट इज़ 5.5 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट KM अपॉन 1.6 लोड इन KVA अपॉन 150। यानी जो चुनाव है ट्रांसमिशन वोल्टेज का चुनाव है वो डिपेंड करता है ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी है, ये KM उसकी डिस्टेंस है, और साथ में कितना लोड है। मोटे तौर पे हमने इस फॉर्मूले में हमारे पास दो बात बहुत सामने निकल के आई कि ट्रांसमिशन वोल्टेज डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, ट्रांसमिशन वोल्टेज डिपेंड करता है पावर हैंडलिंग के ऊपर, या पावर कितना हमारे को कैरी करना है, पावर कितनी ट्रांसफ़र करना है। इन दो के जितनी ज़्यादा पावर जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर ट्रांसफ़र होगी वोल्टेज ज़्यादा चुनाव करना पड़ेगा, जितनी कम पावर कम डिस्टेंस होगी वोल्टेज उतना ही कम होगा। तो इस आधार पे हम कैलकुलेशन करके फॉर्मूले का चुनाव कर लेते हैं, और ये सामान्यतः हम ट्रांसमिशन में 30 kV से अबव जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती है उसमें इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं। और LT के लिए 11 kV के लिए तो हम मोटे तौर पर एक स्टैंडर्ड में थंब रूल बना रखा है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स वगैरह ने कि हम जो वोल्टेज का चुनाव करते हैं वो वोल्टेज का चुनाव सामान्यतया 615 वोल्ट पर किलोमीटर के हिसाब से हम चुनाव करते हैं। अगर तो सामान्यतया 33 kV के बाद जो नीचे का लेवल हमारे पास आता है वो 11 kV होता है। तो 11 kV के लिए हम जो वोल्टेज यानी हम करीब करीब 10 से 15 किलोमीटर तक की लाइन को 11 kV पे हम काम कर लेते हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड हैंड रूल है 615 वोल्ट पर किलोमीटर, उसके अनुसार हम 11 kV पे हम काम करते हैं। ये जो व्याख्यान है ये आपको जो विषय है वो समझने में आपको मदद मिलेगी, और हम आगे की जो और लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम कि मटेरियल कंजप्शन कैसे होता है उसको डिटेल में भी आपको ये मदद करेगा। इसमें हमने केवल वोल्टेज को सिलेक्शन को आधार की बात की है कि हम कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे को अधिकतम वोल्टेज सजेस्ट करते हैं, अधिकतम वोल्टेज को चुनाव करने के लिए हमारे को प्रेरित करते हैं, क्योंकि इफ़िशियंसी कम होती है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, क्योंकि करंट कम हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। किंतु जैसे जैसे वो बढ़ता है तो अदर जो अन्य उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे को अदर इक्विपमेंट्स और मशीनरी हमारे को जो काम में लेनी पड़ती उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला काम में करते हैं यानी बीच में, और इस फार्मूले के अनुसार हम सिलेक्शन करते हैं। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।